हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस टॉपिक के बारे में। वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ वेक्टर्स एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ईजी है बिल्कुल। एक तरह का फोबिया फैला हुआ है कि बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। मैं आपको पूरा इजीली यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि क्या होता है, कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आपको उनसे रिलेट करूंगा, उनसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। अब देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस क्या होता है? वीएफ होता है। ठीक है, वीएफ में ये वेक्टर होता है, ये फील्ड होता है। इन दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आपको क्या करना, ऑपरेशन करना होता है। वो लीनियर कॉम्बिनेशन, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। इससे जो आता है उनको वेक्टर कहते हैं, इनसे जो आता है स्केलर हो जाता है। वेक्टर्स एंड स्केलर का आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। और उनका मल्टीप्लाई करने में वो दो तीन कंडीशन को फॉलो कर जाते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन होती है वो? पहली कंडीशन होती है कि अगर स्केलर और वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस बनता है, इस देखो वेक्टर स्पेस के लिए आपको फील्ड पर स्केलर और मल्टीप्लाई करने पे जो वी प्लस होता है, यानी कि अंडर एडिशन, वो एक तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और वी क्लोज्ड होना चाहिए, और उसमें यूनिटी एलिमेंट वगैरह बहुत सारे उसमें अंदर, उसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज होती है उसकी, कोई बेसिक प्रॉपर्टीज वो उसमें आनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वगैरह। तो ये होता है वेक्टर स्पेस। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, वेक्टर स्पेस ये होता है। अब आपको बेसिस बताना है, तो इसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस सब सेट लेना है। क्या लेना है? वेक्टर स्पेस का सब सेट लेना है। कैसा सेट लेना है? सब सेट लेना है। जो क्या करेगा, सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सेट, जो एलिमेंट वेक्टर स्पेस के अंदर है वो उसके अंदर होगा। अब सब स्पेस की बात आती है। बेसिस क्या होता है? एक्चुअली सब स्पेस ही होता है। सब स्पेस क्या होता है? उसी फील्ड पे, ओवर द सेम फील्ड, दैट विल बी अ वेक्टर स्पेस। वो क्या हो जाए, वापस वेक्टर स्पेस हो जाए। अब सबसेट के बारे में बात हम यहां पे करते हैं, तो डेफिनेशन सबसेट से स्टार्ट होगी। इफ एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, ये इसका एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, इट्स सेड टू बी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये बेसिस हो जाएगा, कब होगा? जब एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। एस लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया? लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं पता है तो वीडियो जाके देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जो स्केलर जो होते हैं वो नॉट ऑल जीरो होते हैं, सारे जीरो नहीं होते हैं। स्केलर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 से लेके AN अल्फा n तक, अब इसमें मान लो कुछ जीरो हो गए पर कुछ यहाँ पे नॉन जीरो हैं अभी भी, तो वो लीनियरली क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। और सारे जीरो हो गए, समझना, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, सारे जीरो होंगे अगर A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू A3, अगर जीरो हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना? लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है उनको। ओके, दूसरा यहाँ पे कह रहा है एल एस इज इक्वल्स टू वी एफ। अब ये एल एस क्या होता है? लीनियर स्पान होता है। लीनियर स्पान क्या होता है, इसका भी वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो में बना रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। लीनियर स्पान का मतलब है अल्टीमेटली जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना, फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस, वो वापस क्या होना चाहिए? वीएफ। मैंने इसका मीनिंग बता रखा है यहाँ पे। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ वीएफ इज लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे एलिमेंट है ना, ईच वेक्टर इन वी, सारे वी के जितने वेक्टर है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होने चाहिए ऑफ अ फाइनाइट सेट, ऑफ अ फाइनाइट एस एलिमेंट, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये बनाना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, एस में यहाँ पे एक ऐसा ले रहा हूं, स्टैंडर्ड बेसिस ले रहा हूं, ये ना, ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं फॉर R2। ठीक है, R2 ओवर R, जो R2 होता है ना, R2 ओवर R, एक सेकेंड, ये R मतलब जो आपका R2 ओवर R, रियल जो नंबर होता है उनका सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये R2 ओवर R का क्या हो जाएगा, यानी फील्ड इसका R है, ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। उसके ये स्टैंडर्ड बेसिस, अब ये स्टैंडर्ड बेसिस क्या था मैं बताऊंगा आपको, पूरा क्लियर करूंगा। ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है, मतलब इनके इनके थ्रू हम उनको जनरेट कर देते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? 1,1। अगर हम इनके साथ में R2 और R में एलिमेंट कैसे होंगे, आई थिंक मैंने आपको बता भी रखा हमारे प्रीवियस वीडियो में। इसमें एलिमेंट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई टाइप के होंगे। तो इनको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो ये एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट देंगे। अब ये बेसिस है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको ना एक तो इसको यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा, दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, इसको
उसके इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ करते हैं भैया, तो S इज इक्वल टू आप यहाँ पे अल्फा ले लो, ये हो जाएगा 1,0 प्लस यहाँ से आप बीटा ले लो जो कि उससे बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू फील्ड। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा कॉमा जीरो, अच्छा यहाँ पे जीरो रखेंगे ना, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, तो इधर आ जाएगा 0,0, इधर आ जाएगा 0,0, तो ये हो जाएगा 0,0, इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस जीरो, एंड ये हो जाएगा 0 प्लस बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। तो यहां से आपको अल्फा भी जीरो मिल रहा है, बीटा भी जीरो मिल रहा है, मतलब सारे कांस्टेंट यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसकी हो गई प्रूफ। सेकंड कंडीशन एल एस इज इक्वल टू वी एफ होना चाहिए। दूसरा अपन निकालते हैं एल एस। एल एस मतलब लीनियर स्पान। क्या निकालना आपको, स्पान निकालना। इसका स्पान निकालेंगे अपन, इसका स्पान निकालेंगे तो R2 ओवर R में अपने क्या करना है, इसका स्पान निकालना है। R2 ओवर R में इसका लीनियर स्पान निकालना है। स्पान कैसे निकाला जाता है, इसी के एलिमेंट लेंगे हम, इसी के एलिमेंट लेंगे, इसी के एलिमेंट लेने वो VF के इक्वल है, दैट इज क्या लिखा, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ VF इज लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जितने भी इसके जितने भी एलिमेंट है ना वेक्टर स्पेस के, वो सबके साथ में क्या बनाना चाहिए, इसका उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। तो समझना इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं कैसे होगा ये। इसको करने के लिए क्या करना है, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, इसके ये एलिमेंट ले लो 1,0 0,1, एक्स और वाई ले लो। यहाँ पे आप एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। देखो एक्स 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 10 हो जाएगा प्लस वाई 0,1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रूफ कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा 0 प्लस वाई कॉमा 0, सॉरी 0 कॉमा वाई, इनको ऐड करने में आपको क्या मिलेगा, एक्स कॉमा वाई। और एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट जो होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, R2 ओवर R में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी टाइप के तो एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, इसी टाइप के एलिमेंट ही इसके अंदर R2 ओवर R में बिलोंग करते हैं। रियल नंबर ओवर रियल नंबर, ये भी ये इसी टाइप के एलिमेंट ही बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग। अगर ये R3 ओवर R हो जाता तो उसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड बेसिस बताता हूँ। R2 ओवर R के ये हो जाएंगे। ठीक है, अब R3 ओवर, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं R3 ओवर R का। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अगर हम बताते हैं आपको यहाँ पे R3 ओवर R, ठीक है, R3 ओवर R, तो R3 ओवर R में क्या हो जाता है, यहाँ पे R3 ओवर R में स्टैंडर्ड जो बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं, मतलब जिनसे ये जनरेट होता है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा का, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो क्या हो जाता है वो 1 0 0 0 1 0 एंड क्या हो जाता है 0 0 1। अगर अपन इन तीनों को जोड़ देते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर एक्स और वाई लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, ये होता है बेसिस, जो कि मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब आता है डायमेंशन। ठीक है, ये इतना हो गया, अब आता है डायमेंशन। ठीक है, अभी एक बेसिस आगे और समझ लेने, आगे चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पॉलिनोमियल वगैरह उन सब के बारे में बताता हूँ, फिर हम डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, साथ में बता दूंगा मैं आपको। तो बेसिस एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं आर एक्स। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स एन तक जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आर एक्स लिख दो, पी एक्स लिख देता हूँ, पी एक्स लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल को पी एक्स डिनोट करता है जनरली। पी एक्स का कोई आपके पास में ये है। अब अपन इसका लीनियर स्पान बनाते हैं। पहले तो आपको चेक करना है, इज दिस लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट और नॉट। ये इसके क्या हो जाएंगे, एक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल। तो एलएस क्या बनेगा इसका, लीनियर स्पान अल्फा 1। ठीक है, लीनियर स्पान क्या हो जाएगा, A1, ये कहां से आ रहा है, A1 A2 ये फील्ड से आ रहा है, तो A1 के साथ में 1, फिर क्या हो जाएगा A1 प्लस A1, फिर हो जाएगा A2x, फिर हो जाएगा A3x। ठीक है, या फिर हम इस A0 से स्टार्ट कर देते, चलो कांस्टेंट हम A0 ले लेते हैं यहाँ पे। तो A0 प्लस A1x1 प्लस A2, सॉरी A1x1 नहीं आएगा यार, A2x स्क्वायर, A2x स्क्वायर, यार उल्टा लिख दिया मैंने, A2x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा A3x क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा ओवर आर, पॉलिनोमियल ओवर आर बन जाएगा। इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये था इसके, इसलिए स्टैंडर्ड बेसिस, आपको इस टाइप से एलएस बनाना है, लीनियर स्पान बनाना है, आपको बेसिस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, एक और ले लेते हैं, ये हो गया इसमें।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका डायमेंशन फाइंड कर। अब एक और एग्जांपल है, मैट्रिक्स का बता देता आपको एक एग्जांपल। चलो ये हो गया पॉलिनोमियल का एग्जांपल नंबर 3 हो गया। एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपको दे दे m2 क्रॉस m2 ओवर r, रियल नंबर की कोई मैट्रिक्स दे दे, रियल नंबर की मैट्रिक्स दे दे और आपसे पूछे m2 क्रॉस में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कैसी बनती है भैया, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा ऐसी होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यही होता है। अब इसको जनरेट करना है आपको, इसको जनरेट करना है तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस कैसे होंगे, देखो इसके स्टैंडर्ड बेसिस कैसे होंगे, इसके स्टैंडर्ड बेसिस होंगे 1 0 0, दूसरा निकालना आपको 0 1 0 0, तीसरा क्या हो जाएगा 0 0 1 0 और चौथा क्या हो जाएगा 0 0 0 1। ये इसके स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ये एलआई कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हैं, तो क्या करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट निकालने के लिए 0 0 की इक्वल रखते हैं अपन, 0 0 की इक्वल रखेंगे। यहां पे आप कोई अल्फा ले लो, कोई अल्फा ले लो, ये हो जाएगा, प्लस कोई बीटा ले लो, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा कोई गामा ले लो, यहाँ पे गामा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोई डेल्टा ले लो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करता है, अभी एल आई पता चल जाएगा, इज दिस एल आई और नॉट अभी पता चल जाएगा, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अल्फा 0 0 आएगा, यहाँ बीटा 0 0 आएगा, सबको ऐड करने में यहाँ गामा आएगा, यहाँ डेल्टा आएगा और उसके साथ में क्या है नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। भैया ऑल कोफिशिएंट्स सॉरी ऑल कांस्टेंट्स आर 0, ऑल स्केलर्स आर 0, तो ये क्या हो जाएगा एल आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इनका एलएस कैसे बनेगा, इनका एलएस बनेगा यहाँ पे ये इनका एलएस हो जाएगा, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास में 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं बेसिस फाइंड करते हैं, इस टाइप से स्टैंडर्ड बेसिस निकाला जाता है। अब अलग अलग के लिए अलग अलग बेसिस होता है, ठीक है। अब क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट अगर आपको गिवन होता है एग्जांपल्स, उनके लिए क्या होता है अलग अलग बेसिस होता है। अब बेसिस से आगे बढ़ के आता है डायमेंशन। डायमेंशन का सीधा सा मतलब बताऊं ना तो डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बेसिस या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ बेसिस। तो क्या हो गया द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशन। कितने बेसिस हैं उसके अंदर उसको डायमेंशन कहते हैं, इसको डायमेंशन वी, अगर आपको पूछे डायमेंशन ऑफ वी, ये डायमेंशन वी से सॉरी नोट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन और आती है यहाँ पे, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर और इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर का मतलब क्या, अगर आपके पास में डायमेंशन, सीधा सा समझते हैं इसको, सीधा समझते हैं, अगर आपके पास में डायमेंशन ऑफ वी फाइनाइट आ गया, फाइनाइट आ गया तो वो क्या हो जाएगा फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। अगर आपके पास में डायमेंशन ऑफ वी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया या इनफाइनाइट हो गया तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर हो जाएगा। इस टाइप से निकाला जाता है। अब आपको एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ये बेसिस निकाला था। अब ये इसका बेसिस है, बेसिस सेट है, तो यहां से अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूं तो डायमेंशन ऑफ एस कितना हो जाएगा, यहां पे इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ S2 हो जाएगा। अब देखो इसको देख के आप पता लगा सकते हो कितना डायमेंशन होता है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा यहां पे कि डायमेंशन ऑफ, समझना, डायमेंशन ऑफ R2 ओवर R में ये वाला डायमेंशन होता है, इसका ये वाला डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अगर हम इस वाले में आते हैं डायमेंशन कितना हो जाएगा 3, बिकॉज ऑफ दैट इट इज जनरेटेड बाय द 3 बेसिस और ये फाइनाइटली जनरेट हो रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो जाएगा और यहाँ पे इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट बेसिस के सेट के अंदर 3 एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3, 3 एलिमेंट से ये पूरा जनरेट हो रहा है, एक्स वाई जेड आपको मिल रहा है, इसका डायमेंशन 3 हो जाएगा। बट बात आती है पॉलिनोमियल के अंदर, जब पॉलिनोमियल के डायमेंशन की बात होती है ना भैया, वहां पे n+1 हो जाता है। n+1 मतलब क्या, n इसकी डिग्री। मान लो मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे px मैंने कहा x³ प्लस 3x प्लस x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है और आपसे पूछे कि ये किन से जनरेट होगा और इसका डायमेंशन कितना होगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डायमेंशन ऑफ px कितना होगा। तो यहां से px का डायमेंशन मतलब कितने से जनरेट होगा, डिग्री कितनी है इसकी 3, डिग्री कितनी है 3 प्लस 1, प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि उसके साथ में एक कोफिशिएंट एक कांस्टेंट भी होगा, तो क्या होता है इसका डायमेंशन 4 होता है, 4 होता है। एटमोस्ट डिग्री n हमेशा क्या होता है, एटमोस्ट डिग्री n, ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा n होता है, सॉरी ज्यादा से ज्यादा n होता है, उससे कम नहीं होता है, उससे कम पॉलिनोमियल होता है। एटमोस्ट डिग्री है ना, तो x पावर 0 भी तो होगा ना इसके साथ में, तो ये इसका डायमेंशन क्या होगा 4। अगर इसी टाइप से अगर आपको कहते x पावर 5 x पावर 6 तक जा रहा है तो x पावर 6 वाले के लिए जो डायमेंशन होगा वो 6 + 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन देखो,
इस मैट्रिक्स का डायमेंशन देखो ना कितने से जनरेट हो रहा है, ये डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ n2 क्रॉस n3 ओवर r वाले का डायमेंशन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 कैसे निकाल देंगे, ऐसे आपको पता चल गया। बट अगर आपको मैं कह देता हूं 3x3 की है, मैं कह देता हूं 3x2 की मैट्रिक्स है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, 3x2 की मैट्रिक्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा, n क्रॉस m कर दो। क्या कर दो, यहां से m क्रॉस n कर दो, कितना हो जाएगा, उसका डायमेंशन 6 होगा। 6 एलिमेंट से वो जनरेट होगा। 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 0 0 0 0 1, फिर क्या होगा 0 1 0 0 0 1। ऐसे करते करते जाएंगे तो आपको 6 एलिमेंट, एक बार 1 यहाँ आएगा, एक बार 1 यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। तो ऐसे करते करते आपको स्टैंडर्ड बेसिस कितने मिलेंगे, 6 स्टैंडर्ड बेसिस मिलेंगे ऐसे आपको। 3x2 की बात की मैंने, 3x2 की बात करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 3x2 की बात करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। भाई ये 3x2 का मैट्रिक्स है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, हम क्या कर देंगे, इसको निकाल लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, इसमें m क्रॉस n कर दो, इसमें कर दो, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n कर दो, आपको 4 मिल जाएगा। ये ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशन निकालना हो गया। अब आपको कुछ जनरल बातें बताते हैं इसके अंदर, जनरल बातें बताते हैं फाइनाइटली और इनफाइनाइटली में मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें डायमेंशन आर एक्स, रियल नंबर हो गया, डायमेंशन ऑफ आर एक्स रियल नंबर हो गया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ आर एक्स, आर ले लो, आर ले लो, इनफाइनाइट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ आर मतलब बहुत, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं भैया। सिमिलरली अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ M3 मैट्रिक्स है ओवर आर, M3 मैट्रिक्स हो जाएगा, और ओवर आप ले लो आर, ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा। अब देखो ये, अब आपको एक जादू बताता है अभी, है ना, अभी एक जादू बताता है। ओवर आर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 4, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड है, फाइनाइटली वेक्टर स्पेस हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब एक जादू बताते हैं, अभी हम रियल नंबर ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 3x3 पे, अरे 4 नहीं आएगा भैया, सॉरी 4 नहीं आएगा, 9 आएगा। अगर हम यहाँ पे यही हम सी ले लेते हैं ओवर सी, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा वाई होता है, तो एक एलिमेंट का डायमेंशन 2 होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बेसिस। अब यहाँ पे आपको एक के अंदर 2 मिल रहे हैं ना, x प्लस आयोटा वाई टाइप का होता है, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा। क्या करना होता है, जितना भी यहाँ पे है ना उसका क्या कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो एक और जादू बताते हैं, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी अगर ये मैट्रिक्स अगर ओवर सी हो जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक और जादू बताते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, 5 4, इधर क्या हो जाएगा, वापस 2 आएगा, इधर 3 आएगा। अगर मान लो इधर 3 है, -3 है तो इधर 3 आ जाएगा। इधर 4 है, मान लो इधर इधर 9 है तो इधर आ जाएगा, -9 है तो इधर 9 आ जाएगा। अब देखो जो एलिमेंट यहाँ पे है वो एलिमेंट यहाँ पे, जो यहाँ है वो यहाँ हो जाएगा, और जो यहाँ है वो यहाँ, इसको सिमेट्रिक नहीं बना रहा, सिमेट्रिक बना रहा है। तो जो एलिमेंट यहाँ पे है वो यहाँ आ जाए। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, उसका डायगोनल एलिमेंट ऐसा होता है, डायगोनल एलिमेंट ऐसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको पूछे डायमेंशन कितना है, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बेसिस। बेसिस में मतलब क्या होता है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक बार ही काउंट होगा वो, तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे करते जाएंगे। तो एक 3x3 की मैट्रिक्स में आपको उसका डायमेंशन कितना मिलेगा, डायमेंशन कितना, ये ना R ओवर R है ना, मैट्रिक्स 3x3 ओवर R है, ठीक है। 3x3 ओवर R है, और सारी एंट्री डिस्टिंक्ट है, रियल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा, M3x M3 अगर आप लेंगे। अगर यहाँ पे आपने 3 इंटू 3 कर दिया, 9 नहीं होगा। क्या आएगा यहाँ पे डायमेंशन, 1 + 2 + 3, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, कितना मिलेगा आपको, 3 + 3 यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, हर जगह ट्रिक्स काम नहीं आती है। इस टाइम आपको देखना पड़ेगा कौन कहां से कैसे जनरेट हो रहा है, अल्टीमेटली मिलना तो यही है ना आपको यहाँ पे। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, डायमेंशन फाइंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसका डायमेंशन निकाला जाता है, ठीक है। अब अगर आपको कह दे, अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि इसका डायमेंशन निकालना है, आपको यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा, अगर इसको सिमेट्रिक का यहाँ से निकालना होता है। अगर हम बात करते, ये तो हो गया मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर आपको कह रहे हैं इसको सिमेट्रिक के बारे में,
तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका मतलब, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जनरल ये कहीं कहीं काम आ जाता है, हालांकि ज्यादातर जो थ्योरेटिकल पेपर होता है उसमें नहीं आता है, पर कहीं कहीं इसका भी यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे ये हो रहा है 1+2+3, अगर ये n क्रॉस n की हो जाए, इसका डायमेंशन निकालना है, मैट्रिक्स अगर आपके पास में n क्रॉस n की है, ठीक है, n क्रॉस n की अच्छा ध्यान रखना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा क्यूबिक क्या होता है, ये n क्रॉस n यानी कि एक ये ना, ये n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका डायमेंशन निकालना तो क्या हो जाएगा, 1+2+3, कहां तक चलेगा, n तक चलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कितना होता है, n+1/2। ये देख लो, इसमें रखो, इसमें अगर हम 3 रखते हैं तो 3+1/2 कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। तो 3 × 4/2, 2 से 2 कट हो गया, ये 6 मिल गया आपको। इस टाइप से हम डायमेंशन बिल्कुल इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा तो 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ अगर 4 है, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ -6 आ जाएगा। अब देखो सारे अलग अलग होंगे, अब निकालना कैसे है उसके अंदर, सारे अलग अलग है, लेकिन ये वाला कैसा है भैया, ये तो इसमें कॉमन है ना, दोनों के अंदर आएगा। तो इसके लिए कैसे निकालना, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होता है ना यार, ये वाला 0 होता है, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ठीक है, ये 0 हो गया। अब आप कैसे निकालोगे, 1 और 2, बस 2 ही आ रहे हैं, इधर से काउंट कर लो, 1 और 2, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे निकाला जाता है। तो 1 और 2 मतलब एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, 1 और 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इनका माइनस हो गया चेंज, लेकिन जनरेट तो उसी से हो जाएंगे ना। तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, इसका डायमेंशन यहाँ पे, इसका डायमेंशन अगर हम 3x3 की बात करें तो उसका डायमेंशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेसिस तो इसमें यही रहेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस तो इसमें 3 ही होंगे, इन तीनों से ये जनरेट हो जाएगा स्टैंडर्ड बेसिस। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n n-1/2, n-1/2 हो जाएगा, रख के देख लो, 3 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2/2, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब एक कम हो रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा था, 1+2+3 हो रहा था, 3×3 में, इसमें 1+2 ही हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है बेसिस एंड डायमेंशन का। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर डिस्कस किया है, और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखना है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे से हमने उनको समझा रखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।